अब जहां तक सवाल है, हम आपको जो पढ़ाना प्रारंभ किए हैं, हम आपको भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ किए हैं, भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास की अगर हम लोग बात करें, तो भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम आपको स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ किए हैं। और स्वतंत्रता आंदोलन जो पढ़ाना प्रारंभ किए हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत अगर हम देखें तो स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत हम आपको 1857 का विद्रोह पढ़ाना प्रारंभ किए हैं। 1857 का विद्रोह जो है हम आपको पढ़ाना प्रारंभ किए हैं। और हम आपको बताए थे कि 1857 के विद्रोह को हम लोग कई भागों में बांटकर पढ़ते हैं। और जो 1857 के विद्रोह को हम लोग कई भागों में बांटकर पढ़ते हैं, उसके अंतर्गत जो है सबसे पहले 1857 के विद्रोह के कारण को देखते हैं। कारण के बाद प्रसार और नेतृत्वकर्ता को देखते हैं। और इसके बाद जो है ये विद्रोह असफल हुआ है, इसके असफलता के कारणों को देखते हैं। और इसके बाद इस विद्रोह के कुछ परिणाम निकले हैं, उसके परिणाम को हम लोग देखते हैं। और परिणाम के बाद जो है इसके स्वरूप या प्रकृति को देखते हैं हम लोग। तो अब देखिएगा आप, इसमें जहां तक बात कारण का है, तो कारण से हम आपको अवगत करवा चुके हैं। और इस चैप्टर का जो सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है प्रसार और नेतृत्वकर्ता, यही हम आपको बताने जा रहे हैं। तो यहां पे आप ज्यादा फोकस करेंगे। और इसके बाद विद्रोह असफल क्यों हुआ, इसके क्या परिणाम है, इसके स्वरूप या प्रकृति क्या है, इन बातों की भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले पिछले क्लास में जो बात हम आपको बताए हुए थे, हम आपसे प्रश्न पूछते हैं ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए, आप जवाब दीजिएगा। बात अगर 1857 के विद्रोह की करें तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत जो है आपको कब से हुई है? 10 मई 1857। कहां से हुई? उत्तर प्रदेश के। अच्छा, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कौन सी नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने? 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने। 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने किया था। अच्छा, अगली बात आप हमको बताएंगे, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन हुआ करते? लॉर्ड कैनिंग। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। मुगल बादशाह कौन हुआ करते? बहादुर शाह जफर। अच्छा, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना। और चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल को शामिल कब किया गया? दिसंबर 1856। मंगल पांडे कौन से नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित? कौन सा? 34वां। और 1857 के विद्रोह के कौन ऐसे नेता हुए जो विद्रोह शुरू होने से पहले ही शहीद हो? कौन? मंगल। और चर्बी युक्त कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी, हाँ या ना? आधुनिक अनुसंधान बताता है ना कि हाँ, उसमें मिला हुआ था। और अंग्रेज जो है भारतीयों के धर्म को नष्ट करना चाहता था, इसी वजह से अंग्रेजों ने ऐसा किया। और भारतीयों के धर्म को नष्ट करके अंग्रेज भारत का ईसाईकरण करना चाहता था, मतलब भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था, इसलिए अंग्रेजों ने ऐसा किया। चर्बी युक्त कारतूस के ऊपरी खोल पर गाय और सुअर की चर्बी मिलाया। इतना बात क्लियर है ना? तो ये सब बात पिछले सेशन में हम आपको बताए हुए थे। तो देखिए, पिछले सेशन में जब हम आपको बताए हुए थे तो हम आपको याद भी करवाए थे कि नहीं करवाए थे? एकदम से हम आपको याद करवाए थे। तो देखिए, अनुशासन का मतलब हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि जो चीज हो गया है, जो चीज आपको समझा बुझा करके याद करवा दिया गया है, आपको याद होना चाहिए। अभी आप हमको बताइए, क्या 100% बच्चा इन प्रश्नों का जवाब देने में सक्षम थे? नहीं थे। मुश्किल से हमको लगता है 50% बच्चा इन प्रश्नों का जवाब दिए हैं, 50% स्टूडेंट इन प्रश्नों का जवाब नहीं दिए हैं। तो ऐसे में आपका नहीं होने जा रहा है, समझ गए? आप जो फालतू का सपना सजा करके रखें कि नहीं परीक्षा कबाड़ देंगे, तो ये आपका फालतू का सपना है। अगर आप मेहनत करेंगे तभी जाकर के जो है आपका कोई दाल गलने वाला है, नहीं तो कोई दाल गलने वाला नहीं है। जो चीज हो गया है वो याद रखना आपका परम कर्तव्य है, और वही अनुशासन होता है। और अनुशासन कुछ नहीं होता है। अनुशासन का मतलब थोड़े होता है कि टीचर को प्रणाम करना या फिर बड़ों का आदर करना, छोटों को प्यार देना, ये सब अनुशासन का मतलब नहीं होता। कलयुग में अनुशासन का मतलब तो ये कदापि नहीं होता है। कलयुग में अनुशासन का मतलब होता है, अगर आप क्लास में है तो क्लास के चीजों को पूरी तरीका से जो है एब्जॉर्ब कीजिए, और जब प्रश्न पूछा जाए तो जवाब दीजिए। समझिए, क्लास के अनुशासन का मतलब ये होता है। तो अब आ जाइए आगे। देखिए, प्रसार और नेतृत्वकर्ता सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है, तो इस सेगमेंट को हम लोग समझते हैं। देखिए, 1857 का विद्रोह, क्या 1857 के विद्रोह से पूरा का पूरा भारत प्रभावित था या नहीं? तो इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर है कि 1857 के विद्रोह से पूरा का पूरा भारत प्रभावित नहीं था। 1857 के विद्रोह से पूरा का पूरा भारत प्रभावित नहीं। अगर आप भारत की बात करेंगे तो यह भारत का मानचित्र है, और कोई भी मानचित्र आप लेते हैं तो उसका जो ऊपरी भाग होता है ये उत्तर दिशा होता है। उसका जो ऊपरी भाग होता है कौन दिशा होता है? उत्तर दिशा। ये उत्तर है।
और उत्तर है तो नीचे वाला भाग दक्षिण, दाहिना भाग पूरब, दाहिना भाग पूरब और बायां भाग आपको पश्चिम, बायां भाग आपको पश्चिम। अगर 1857 के विद्रोह की हम लोग बात करें तो 1857 के विद्रोह से भारत का जो हिस्सा प्रभावित था, यह हिस्सा प्रभावित था। 1857 के विद्रोह से भारत का यह हिस्सा प्रभावित था, मतलब बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का कुछ इलाका, मध्य प्रदेश का कुछ इलाका, झारखंड का कुछ इलाका और पश्चिम बंगाल का भी कुछ इलाका प्रभावित था और थोड़ा बहुत असम भी प्रभावित था, थोड़ा बहुत असम भी प्रभावित था। तो भारत का यह इलाका सिर्फ 1857 के विद्रोह से प्रभावित था। मतलब उत्तरी भारत प्रभावित था, पूर्वी भारत थोड़ा बहुत प्रभावित था, पश्चिमी भारत प्रभावित था। लेकिन अगर बात हम लोग दक्षिणी भारत की करें तो जो दक्षिणी भारत है, मतलब ये वाला जो भारत है, ये वाला जो भारत है, ये पूर्णतः अप्रभावित रहा, पूर्णतः अप्रभावित रहा है। दक्षिणी भारत 1857 के विद्रोह से एकदम से प्रभावित नहीं रहा है। तो आज के क्लास का जो पहला बात है, जो परीक्षा के लिहाज से आपको याद रखना है, वह यह है कि भारत का कौन ऐसा भाग है जो 1857 के विद्रोह से एकदम से प्रभावित नहीं रहा है। तो उसका उत्तर हो जाएगा आपको दक्षिणी भारत। दक्षिणी पूर्वी भारत थोड़ा बहुत था, पश्चिमी भारत भी थोड़ा बहुत प्रभावित था, उत्तरी भारत भी थोड़ा बहुत प्रभावित था। लेकिन क्या दक्षिणी भारत एकदम से कुछ भी, दक्षिणी भारत का कोई भी राज्य प्रभावित था जी? ये बात समझ में आया, याद हुआ? तो 1857 के विद्रोह से भारत के कौन से भूभाग एकदम से प्रभावित नहीं थे? कौन नहीं थे? दक्षिणी भारत। अब देखिए, ये तो उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत के संदर्भ में यह बात हुई। अब राज्य के संदर्भ में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है। राज्य के संदर्भ में आपसे क्या पूछा जाता है? राज्य के संदर्भ में आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह से कौन से भारतीय राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित रहा? कौन से भारतीय राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है? तो 1857 के विद्रोह से जो भारतीय राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है वह रहा है आपको उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। पूरे 2800 राज्यों में अगर आप देखेंगे तो 2800 राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो कानपुर हो गया, फैजाबाद हो गया, इलाहाबाद हो गया, झांसी हो गया, मेरठ हो गया। उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। लगभग आप कह सकते हैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश 1857 के विद्रोह से प्रभावित था। तो आज के सेशन में परीक्षा के लिहाज से जो दूसरा बात याद रखना है वह यह याद रखना है कि 1857 के विद्रोह में सबसे अधिक प्रभावित होने वाला भारतीय राज्य कौन? उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये दो बात आपको याद रखना है। अब आप सब लोग जानते हैं, पिछले सेशन में ही हमने भी आपको बताया है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुआ है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुआ है। 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुआ है। विद्रोही सिपाही मेरठ से निकलकर सीधे दिल्ली पहुंचा। विद्रोही सिपाही मेरठ से निकल करके सीधे दिल्ली पहुंचा और दिल्ली में विद्रोही सिपाहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के साथ मुलाकात किया। विद्रोही सिपाहियों ने दिल्ली में मुलाकात किया मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। विद्रोही सिपाहियों ने जब मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से मुलाकात किया, विद्रोही सिपाहियों ने जब मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से मुलाकात किया तो विद्रोही सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को यह कहा कि हम यह चाहते हैं कि आप इस विद्रोह का नेतृत्व करें। गौर से सुनिएगा, विद्रोही सिपाही, जिन सिपाहियों ने विद्रोह करना शुरू किया था, उन विद्रोही सिपाहियों ने दिल्ली पहुंचकर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से मुलाकात की और विद्रोही सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को यह कहा कि हम यह चाहते हैं कि आप इस विद्रोह का नेतृत्व करें। जब बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेतृत्व करने को कहा गया, इन्होंने पहली दफा मना कर दिया, कहा ना, हम नेतृत्व ना करेंगे। लेकिन बहुत अधिक मनाने के बाद ये माने और इनकी पत्नी हुआ करती थी जीनत महल, और जीनत महल कन्विंस की इनको, इनकी पत्नी जीनत महल इनको कन्विंस की और जीनत महल के कारण ही बहादुर शाह जफर विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए तैयार हुए और विद्रोही सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया। और जब विद्रोही सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया तो उस हैसियत से ही बहादुर शाह जफर ने
भारत के तमाम राजा महाराजाओं के नाम से खत लिखा और उस खत के माध्यम से बहादुर शाह जफर ने भारत के राजा महाराजाओं से यह विनती किया कि आप इस विद्रोह में सिपाहियों का साथ दीजिए। लेकिन बहादुर शाह जफर की बात को भारत के राजे महाराजाओं ने नहीं माना और भारत के राजा महाराजाओं ने विद्रोही सिपाहियों का साथ नहीं दिया। और जानते हैं, एक बात आप याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह में कोई भी भाग लिया हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई भाग ली हो या बेगम हजरत महल भाग ली हो या बहादुर शाह जफर भाग लिए हो या वीर कुंवर सिंह भाग लिए हो, 1857 के विद्रोह में कोई भी भाग लिया हो, सबका अपना अपना स्वार्थ छिपा हुआ था। कोई देश के लिए नहीं लड़ रहा था इस विद्रोह में। आप इस भ्रम में एकदम नहीं रहेंगे कि इस विद्रोह में बहादुर शाह जफर देश के लिए लड़ रहा था, वीर कुंवर सिंह देश के लिए लड़ रहा था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई देश के लिए लड़ रही थी। नहीं, कोई नहीं, कोई देश के लिए नहीं लड़ रहा था, अन्ना लड़ रही थी। सबका अपना अपना स्वार्थ छिपा हुआ था, सब अपने अपने लिए लड़ रहा था और लड़ रही थी। कहिएगा कैसे? तो देखिए, एक तो बहादुर शाह जफर, आप याद कीजिए कल के सेशन को, लॉर्ड डलहौजी ने बहादुर शाह जफर को क्या कहा था? लॉर्ड डलहौजी ने बहादुर शाह जफर को कहा था कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल बादशाह लाल किला में नहीं बल्कि कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर रहेंगे। यह उनका अपमान था कि लाल किला से हटाकर, लाल किला कौन बनाया था? इन्हीं के वंश के शाहजहां ने बनाया था। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनाया था, तो इन्हीं के वंशजों ने लाल किला बनाया और उसी लाल किला से इनको बाहर किया जा रहा था। तो यह अपमान नहीं था तो सम्मान था। क्या था? ये अपमान था। तो इनको अपमानित किया गया। फिर लॉर्ड कैनिंग ने क्या कहा था इसको? लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि इनके बाद बादशाह बादशाह नहीं बल्कि क्या कहलाएंगे? राजा। तो मुगल बादशाह का यह सब अपमान था। तो मुगल बादशाह को अंग्रेज बार बार अपमानित कर रहा था, धमकी दे रहा था, हम आपको गद्दी से हटा देंगे, हम फलना करेंगे, हम चिलना करेंगे। तो मुगल बादशाह को बार बार अपमानित किया जा रहा था। तो मुगल बादशाह को लगा जब हमें बार बार अपमानित ही किया जा रहा है, क्यों ना विद्रोही सिपाही अंग्रेजों को उखाड़ने के लिए आंदोलन कर रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करे और उसमें पार्टिसिपेट करके और अगर विद्रोह सफल हो जाता है तो फिर से तो हम बादशाह बन जाएंगे, फिर से हमारी बादशाहत कायम हो जाएगी। तो यह चाहता था अपनी बादशाहत को फिर से कायम करना, इसलिए इन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया। फिर आप नाना साहब का नाम सुने होंगे, कानपुर से नाना साहब ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया। तो नाना साहब का पेंशन खत्म कर दिया गया था। नाना साहब का जो पेंशन खत्म कर दिया गया था, नाना साहब अपने पेंशन को फिर से बहाल करवाने के लिए 1857 के विद्रोह में भाग लिया। रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी की रानी थी, उनसे झांसी का क्षेत्र छीन लिया गया था। वो झांसी का क्षेत्र फिर से चाहती थी, इसलिए वो 1857 के विद्रोह में भाग ली। बेगम हजरत महल, उनसे अवध का क्षेत्र ले लिया गया था, वे अवध का क्षेत्र फिर से चाहती थी, इसीलिए वो 1857 के विद्रोह में भाग ली। तो 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले या लेने वाली जो भी क्रांतिकारी हैं, उन सभी का अपना अपना स्वार्थ छिपा हुआ था। उन सभी का अपना अपना स्वार्थ छिपा हुआ था। कोई भी देश के लिए 1857 के विद्रोह में भाग नहीं ले रहा था। आप इस भ्रम में एकदम नहीं रहिएगा और एक एक करके हम आपको और भी स्पष्ट करेंगे, चिंता नहीं करना है। तो अगर बात बहादुर शाह जफर की करें तो बहादुर शाह जफर जब तैयार हुए तब दिल्ली में 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। और बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 मई 1857 को हुआ है। 12 मई 1857। मेरठ के बाद विद्रोह की शुरुआत दूसरे अगर किसी शहर में हुई है तो फिर दिल्ली में हुई है। मेरठ में 10 मई 1857 और दिल्ली में 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई है 12 मई 1857। 12 मई 1857। 12 मई 1857 को जब दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत हुई तो इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया बहादुर शाह जफर ने। इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया बहादुर शाह जफर ने। लेकिन जब बहादुर शाह जफर विद्रोह को नेतृत्व प्रदान कर रहा था, काफी उम्र हो चुका था इनका, काफी उम्र हो चुका था। इसलिए इन्होंने नेतृत्व तो किया लेकिन इन्होंने सैन्य नेतृत्व नहीं किया। सेना का नेतृत्व इन्होंने नहीं किया। दिल्ली से नेतृत्व इन्होंने किया लेकिन सैन्य नेतृत्व इन्होंने नहीं किया, बल्कि दिल्ली में सेना के नेतृत्व की अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली में सेना का नेतृत्व जो है आपको वक्त खाने किया था। सेना का नेतृत्व जो है आपको वक्त खाने किया।
दबा दिया जाएगा तब धीरे धीरे अन्य क्षेत्र के विद्रोहों को दबाने का काम किया जाएगा। और दिल्ली में विद्रोह काफी जोर शोर से शुरू हुआ, काफी जोर शोर से दिल्ली में विद्रोह शुरू हुआ। और जब दिल्ली में विद्रोह काफी जोर शोर से शुरू हुआ तो अंग्रेजी गवर्नमेंट ने दिल्ली में विद्रोह को दबाने के लिए अपना पूरा दमखम लगा दिया, अपना पूरा दमखम लगा दिया। और एक बड़ी सेना दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी सरकार के द्वारा भेजा गया। और दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए जो एक बड़ी सेना भेजा गया था वह सेना निकलसन और हडसन के नेतृत्व में भेजा गया था। निकलसन और हडसन के नेतृत्व में जो है वह सेना भेजा गया था दिल्ली। और निकलसन और हडसन के नेतृत्व में जो सेना दिल्ली पहुंची थी विद्रोह को दबाने के लिए, वह सेना परत दर परत, स्टेप बाय स्टेप दिल्ली में विद्रोह को दबाना शुरू किया। और दिल्ली में जब विद्रोह को दबाना शुरू किया तो दिल्ली में विद्रोह को दबाते हुए निकलसन मारा गया। लेकिन धीरे धीरे हडसन ने दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह को दबा दिया। तो दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने में जो सफल हुआ है वो हडसन है। और आपको यह भी जानना चाहिए कि दिल्ली में विद्रोह मई 1857 से सितंबर 1857 के बीच चला। सितंबर 1857 के बीच चला, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मुश्किल से 4 माह दिल्ली में विद्रोह चला था, मुश्किल से 4 माह। और मात्र 4 माह के भीतर दिल्ली में विद्रोह को दबा दिया गया। और आपको यह बात भी जानना चाहिए कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले अगर किसी क्षेत्र में दबा है तो वह दिल्ली का इलाका है। 1857 का विद्रोह सबसे पहले अगर किसी शहर में दबाया गया है तो वह दिल्ली का इलाका है। आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है, आप पूर्वावलोकन पलट करके देखिएगा। पूर्वावलोकन एक प्रकार का क्वेश्चन बैंक है। उस क्वेश्चन बैंक में आपको यह क्वेश्चन मिल जाएगा, निम्नलिखित में से भारत के किस शहर में सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह को दबाया गया? आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा आंसर? दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली। और जब दिल्ली में विद्रोह दबाए जाने लगे, अब स्पष्ट हो गया कि विद्रोह दब जाएगा, स्पष्ट हो गया कि विद्रोह दब जाएगा। तब बहादुर शाह जफर छिप गया। बहादुर शाह जफर कहां जाकर छिप गया? तो हुमायूं के मकबरा में जाकर छिप गया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं के मकबरा में जाकर छिप गया। और हुमायूं का मकबरा कहां है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहां है? दिल्ली में। और हुमायूं के मकबरा को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है, मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। और हुमायूं के मकबरा को मुगलों का कब्रिस्तान इसलिए कहा जाता है क्योंकि कई सारे मुगल बादशाह ऐसे हैं जिनको हुमायूं के मकबरा में ही दफनाया गया है। और मुगल राज परिवार के अधिकतर लोग ऐसे हैं जिन्हें हुमायूं के मकबरा में दफनाया गया है। हुमायूं के मकबरा में मुगल राज परिवार के 40 से 50 लोगों को दफनाया गया। यही कारण है कि हुमायूं के मकबरा को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुगलों का कब्रिस्तान, मुगलों का कब्रिस्तान, मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। हुमायूं के मकबरा में जाकर छिप गया था कौन? बहादुर शाह जफर। और इस बात की सूचना सिर्फ जीनत महल को थी। और जीनत महल ने यह सूचना अंग्रेजों को दे दी, जो कि उसकी पत्नी थी। गौर से सुनिएगा, देखिए, जब बहादुर शाह जफर विद्रोह में भाग नहीं ले रहा था तो विद्रोह में भाग लेने के लिए प्रेरित भी जीनत महल ने ही की। और जब बेचारा अपना जान बचाने के लिए हुमायूं के मकबरा में छिपा, यह सूचना भी जीनत महल ने ही अंग्रेजों को ही दे दी। मतलब दोनों काम कर रही है, एक तरफ प्रेरित भी कर रही है विद्रोह करने के लिए और दूसरे तरफ उनके साथ धोखाधड़ी भी कर रही है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के कारण ऐसा करना पड़ा था। मजबूरी में जीनत महल ने ऐसा की, मजबूरी में जीनत महल ने ऐसा की। ऐसा नहीं था कि जीनत महल खुशी खुशी ऐसा की, ऐसा कोई बात नहीं था। और जैसे ही अंग्रेजी सरकार की पुलिस को पता चला कि बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरा में छिपा हुआ है, तो फिर उन्हें हुमायूं के मकबरा से गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करके उनके साथ बड़ी बुरा सलूक किया गया था। एक बादशाह को घुटने के बल पर बैठने को मजबूर कर दिया गया था। एक बादशाह को घुटने के बल पर बैठने को मजबूर कर दिया गया था। और बहादुर शाह जफर को भारत के मुगल बादशाह पद से निष्कासित कर दिया गया। और इन्हें भारत में जगह भी नहीं दिया गया, इन्हें रंगून भेज दिया गया। रंगून म्यांमार में पड़ता है, म्यांमार में रंगून पड़ता है, रंगून भेज दिया गया। और रंगून में ही रहते हुए 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर का निधन हो गया। और उनका मकबरा भी रंगून में ही है। कहां है? रंगून। तो अब आप चीजों को याद रखिएगा। अब आइए, जो बात याद करना है, अब हम लोग चीजों को याद भी कर लेते हैं। मेरठ के बाद विद्रोह की शुरुआत भारत के किस दूसरे शहर से हुई मानी जाती है? कहां से? दिल्ली। दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत कब हुई? दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत 12 मई 1800। दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? किसने किया?
दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह। सैन्य नेतृत्व किसने किया? सैन्य नेतृत्व। दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह को दबाते हुए कौन अंग्रेज मारा गया? कौन अंग्रेज मारा गया? दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह को दबाते हुए कौन अंग्रेज मारा गया? किस अंग्रेज ने दबा दिया? किस अंग्रेज ने दबा दिया? सबसे पहले भारत के किस शहर में विद्रोह को दबाया गया? दिल्ली। सबसे पहले भारत के किस शहर में विद्रोह को दबाया? कहां? अच्छा एक बात बताइए, बहादुर शाह जफर जब विद्रोह दबाए जाने लगे थे तो बहादुर शाह जफर को किसके मकबरा में जाकर छिप? किसके मकबरा में? हुमायूं। हुमायूं का मकबरा कहां? दिल्ली। हुमायूं का मकबरा? मुगलों का कब्रिस्तान। हुमायूं का मकबरा, मुगलों का कब्रिस्तान। मुगलों का कब्रिस्तान। किसकी सूचना पर बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरा से पकड़ा? जीनत। किसकी सूचना पर? किसकी सूचना पर? जीनत महल के सूचना पर। चलिए ठीक है, इसके बाद उन्हें कहां भेज दिया गया? रंगून। कहां भेज दिया गया? और रंगून में रहते हुए बहादुर शाह जफर का निधन कब हो गया? 1800। और बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून में ही है। बहादुर शाह जफर का मकबरा कहां है? बहादुर शाह जफर का मकबरा, बहादुर शाह जफर का मकबरा। क्लियर है ये बात? चलिए अब आगे सुनिएगा। ये तो कहानी दिल्ली की हो गई, चीजों को याद भी करते जाइएगा। और देखिए हम आपको समझाते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, याद करवाते जा रहे हैं। तो जब याद करवाते हैं ना तो सब लोग बोलिए, बोलने से आपको याद होता है, ठीक है? बोलने से याद होता है। मुंह बंद करके रहिएगा, उससे थोड़े कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आप जो क्लासरूम में हल्ला करते हैं ना, तो उस हल्ला करने वाले एनर्जी को जो है जब याद करवाएं ना, वहां पर आप लगाइए। समझ रहे हैं चीजों को? तो हल्ला नहीं करना है। और दीदी जी लोग, आप लोग को भी बोलना है, ऐसा नहीं कि आप लोग एकदम स्पेशल है, कि आप लोग एकदम कालिदास का वरदान है। समझ गए? आप लोग को कालिदास का वरदान है, नहीं भी बोलिएगा तो याद हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हर किसी को बोलना है। समझ गए? आगे आ जाइए। अब देखिएगा 1857 के विद्रोह के विषय में हमने आपको यह बात बताया है कि 1857 के विद्रोह का, या 1857 के विद्रोह से सबसे अधिक प्रभावित अगर कोई राज्य है तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कई शहर है और उत्तर प्रदेश से होकर गंगा नदी गुजरती है। ये भी बात आप जानते हैं कि नहीं जानते? गंगा नदी गुजरती है उत्तर प्रदेश से, और गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होकर गुजरती है। और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में गंगा नदी के तट पर बसा हुआ सबसे बड़ा जिला है कानपुर। कौन है? कानपुर। कानपुर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। और कानपुर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सबसे बड़ा जिला है जो गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। आपसे पूछा जाता है कि गंगा नदी के तट पर बसा हुआ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन है, तो उत्तर आंसर कानपुर। एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। गंगा नदी के तट पर बसा हुआ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन है? आंसर कानपुर। आंसर कानपुर। क्या हो जाएगा? कानपुर। तो अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कानपुर की। किसकी चर्चा करने जा रहे हैं? कानपुर। उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर की चर्चा करने जा रहे हैं। कानपुर। देखिए, बात अगर कानपुर की करे तो कानपुर से विद्रोह का जो नेतृत्व किया है वह नाना साहब ने किया है। नाना साहब। किसने किया है? नाना साहब। नाना साहब में ही एक चैप्टर पढ़ाएंगे मराठा इतिहास में ही एक चैप्टर मराठा पढ़ाएंगे। और बात अगर आप मराठों की करेंगे, तो मराठा साम्राज्य के अंतर्गत एगो छत्रपति हुआ करता था और एगो पेशवा हुआ करते थे। एगो छत्रपति और एगो पेशवा। मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा हुए बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय हुए। बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजी सरकार पेंशन दिया करती थी। पेंशन दिया करती थी। मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजी सरकार पेंशन दिया करती थी। क्या दिया करती थी? लेकिन 1853 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय का निधन हो गया। बाजीराव द्वितीय का जब निधन हो गया तो अंग्रेजों ने पेंशन देना बंद कर दिया। और बाजीराव द्वितीय का ही दत्तक पुत्र या गोद लिया हुआ पुत्र नाना साहब था। मराठों के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय का गोद लिया हुआ पुत्र था नाना साहब। बाजीराव द्वितीय का गोद लिया हुआ पुत्र कौन था? नाना साहब। 1853 ईस्वी में, कब? 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में जब बाजीराव द्वितीय का निधन हो गया तो अंग्रेजी सरकार ने मराठों को पेंशन देना बंद कर दिया, यानी नाना साहब को पेंशन देना बंद कर दिया। कहा आपके पिताजी का निधन हो गया है, अब हम आपको पेंशन नहीं देंगे। तो अंग्रेजी सरकार ने नाना साहब की पेंशन छीन ली। और जब अंग्रेजी सरकार ने नाना साहब का पेंशन छीन लिया तो नाना साहब के सलाहकार हुआ करते थे अजीमुल्ला। नाना साहब के सलाहकार कौन हुआ करते थे? अजीमुल्ला नाना साहब के सलाहकार हुआ करते थे।
नाना साहब ने अपने सलाहकार अजीमुल्लाह को लंदन भेजा, लंदन भेजा। नाना साहब ने अपने सलाहकार अजीमुल्लाह को कहां भेजा? लंदन, लंदन भेजा। अब लंदन क्यों भेजा? तो पेंशन की पैरवी करवाने को लेकर लंदन भेजा। तो अजीमुल्लाह लंदन गए नाना साहब के पेंशन की पैरवी करने को लेकर। अजीमुल्लाह ने पेंशन की पैरवी किया, लेकिन फिर भी नाना साहब का पेंशन बहाल नहीं हुआ। और जब नाना साहब का पेंशन बहाल नहीं हुआ तो नाना साहब को अंग्रेजी सरकार से खुन्नस था कि अंग्रेजी सरकार ने हमारा पेंशन बहाल नहीं किया। इसलिए नाना साहब 1857 के विद्रोह में कूद पड़े थे। अगर नाना साहब का पेंशन बहाल अंग्रेजी सरकार कर देता तो फिर नाना साहब 1857 के विद्रोह में नहीं कूदते। तो इनका अपना स्वार्थ छिपा हुआ है कि नहीं छिपा हुआ? कि देश के लिए गए, देश के लिए लड़ा है। नहीं, आप भ्रम में मत रहिए, एकदम भ्रम में मत रहिए। अपने लिए लड़ा है, अपने पेंशन को बहाल करवाने के लिए लड़ा है नाना साहब। और नाना साहब का मूल नाम हुआ करता था धोंधू पंत। नाना साहब का मूल नाम क्या हुआ करता था? धोंधू पंत, धोंधू पंत। तो नाना साहब ने नेतृत्व किया कानपुर से, लेकिन ध्यान रहे कि सैन्य नेतृत्व नाना साहब ने नहीं किया था, बल्कि सैन्य नेतृत्व किया था तात्या टोपे ने। कानपुर के क्षेत्र से अगर बात सैन्य नेतृत्व की करे तो सैन्य नेतृत्व किया था आपको तात्या टोपे ने। तात्या टोपे ने किया था। तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग जो है तात्या टोपे का मूल नाम था। और कानपुर में भी विद्रोह काफी सक्रियता से चलाया गया। कानपुर में जब विद्रोह काफी सक्रियता से चलने लगा तो कानपुर के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए कैंपबेल के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी गई। कैंपबेल के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी गई और कैंपबेल के नेतृत्व में कानपुर में विद्रोह को दबाने के लिए जो बड़ी सेना भेजी गई, उस बड़ी सेना ने कानपुर के क्षेत्र में विद्रोह को दबा दिया। यानी कानपुर में विद्रोह को दबाने का श्रेय कैंपबेल को जाता है। और जब विद्रोह कानपुर में दबाया जाने लगा तब नाना साहब भागकर नेपाल चले गए। नाना साहब भागकर कहां चले गए? नेपाल। कहां चले गए? नेपाल। भागकर नेपाल चले गए। तात्या टोपे भारत में ही रहे। तात्या टोपे अंग्रेजी सरकार के डर से चोरी छिपे अलग अलग जगह पर अपना पहचान बचाकर जान बचाने का प्रयास कर रहा था। तात्या टोपे का एक मित्र था, उसका नाम था मान सिंह। तात्या टोपे का एक मित्र था, उसका नाम था मान सिंह। तात्या टोपे मान सिंह पर काफी विश्वास करता था और तात्या टोपे के विषय में सब कुछ मान सिंह को पता था। सब कुछ मान सिंह को पता था। मान सिंह को अंग्रेजी सरकार ने लोभ दिया। मान सिंह लोभ में आ गया और मान सिंह लोभ में आकर तात्या टोपे के विषय में बता दिया कि तात्या टोपे कहां है। और जैसे ही अंग्रेजी सरकार की पुलिस को पता चला, तात्या टोपे को पकड़ लिया गया और फांसी पर लटका दिया गया। तो 1857 के विद्रोह के नेताओं में तात्या टोपे एक ऐसे नेता है जो अपने मित्र के धोखाधड़ी के कारण मारा गया था। आपसे यह भी बात पूछा जाता है 1857 के विद्रोह के नेताओं में कौन ऐसे नेता हुए जो अपने मित्र के धोखाधड़ी के कारण मारे गए थे? तो आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। आंसर हो जाएगा तात्या ये बात कुछ समझ में आया? एक सेकंड में बता दीजिए। अब कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? किसने किया? नाना साहब ने। क्यों किया? क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने उनका पेंशन बंद कर दिया। क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने उनका पेंशन इसलिए ना। चलिए, नाना साहब का मूल नाम क्या था? नाना साहब का मूल नाम नाना साहब के सलाहकार नाना साहब के पेंशन की पैरवी को लेकर लंदन कौन गया था? लेकिन फिर भी क्या पेंशन बहाल हो पाया? पेंशन बहाल हो पाया? अच्छा, कानपुर के क्षेत्र से सैन्य नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे का मूल नाम। अच्छा, 1857 के विद्रोह के कौन ऐसे नेता हुए जो अपने मित्र के धोखाधड़ी के कारण मारे गए? कौन? तात्या टोपे अपने किस मित्र के धोखाधड़ी कारण मारे गए? किसके कारण? अच्छा, कानपुर में जब विद्रोह दबाया जाने लगा तो नाना साहब भागकर कहां चले गए? नेपाल चले गए। कानपुर में विद्रोह को किसने दबाया? किसने दबाया? बात क्लियर? चलिए, अब इसके बाद अब देखिएगा, आज के डेट में उत्तर प्रदेश की जो राजधानी नगर है वह लखनऊ है। उस समय एक देशी रियासत हुआ करता था, उसका नाम था अवध। क्या नाम था?
और अवध की राजधानी उस समय लखनऊ हुआ करती थी। और जानते हैं उस समय के उत्तर प्रदेश का मतलब अवधे होता था और उस समय के बिहार का मतलब मगध होता था। उस समय, जिस समय 1857 ईस्वी के समय की हम बात कर रहे हैं, उस समय बिहार का मतलब मगध होता था और उस समय उत्तर प्रदेश का मतलब अवध होता था। तो अवध और अवध की राजधानी हुआ करती थी लखनऊ। अवध की राजधानी कहां? लखनऊ। अवध की राजधानी लखनऊ। 1856 ईस्वी के समय, 1857 के विद्रोह की बात कर रहे हैं तो 1856 बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 1856 ईस्वी के समय अवध के नवाब हुआ करते थे वाजिद अली शाह, जिसे अवध का अंतिम नवाब माना जाता है। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह को लॉर्ड डलहौजी ने गद्दी से हटा दिया। वाजिद अली शाह के ऊपर डलहौजी ने आरोप लगाया कि वाजिद अली शाह से अवध का शासन नहीं चलता है। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के ऊपर आरोप लगाया कि वाजिद अली शाह से अवध का शासन नहीं चल रहा है, यानी कुप्रशासन का आरोप लगाया। और कुप्रशासन का आरोप लगा करके अवध की गद्दी से नवाब वाजिद अली शाह को अपदस्थ कर दिया गया। वाजिद अली शाह काफी भद्र, ईमानदार, दयालु व्यक्ति थे, उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। लेकिन वाजिद अली शाह की पत्नी थी बेगम हजरत महल, जिसको इतिहास में महकपरी के उपनाम से भी जाना जाता है। तो वाजिद अली शाह की पत्नी थी बेगम हजरत महल, जिसको इतिहास महकपरी के उपनाम से भी जानता है। बेगम हजरत महल ने कही कि नहीं, हम अंग्रेजी सरकार की बातों को नहीं मानते हैं। अवध पर हमारा राज था, हमारा राज है, हमारा राज रहेगा। बेगम हजरत महल ने अपने बेटे बिरजिस कादिर को अवध का शासक घोषित कर दिया, लेकिन अंग्रेज नहीं माना। अंग्रेज अवध बेगम हजरत महल को नहीं लौटाया। बेगम हजरत महल हर संभव प्रयास की कि अवध उन्हें लौटा दिया जाए, लेकिन अंग्रेज नहीं माना। और तब फिर अवध तथा लखनऊ के क्षेत्र से 1857 के विद्रोह में भाग लेने का काम बेगम हजरत महल और उसके पुत्र बिरजिस कादिर ने किया। तो अवध और लखनऊ के क्षेत्र से 1857 के विद्रोह में भाग बेगम हजरत महल और उसका बेटा बिरजिस कादिर ने लिया। बिरजिस कादिर ने, उसका बेटा बिरजिस कादिर ने लिया। और जानते हैं अवध 1857 के विद्रोह से प्रभावित इलाकों में अवध एक ऐसा इलाका था जहां आम जनता ने भी भाग लिया। आम जनता, आम नागरिकों ने भी भाग लिया। सिर्फ अवध का इलाका एक ऐसा इलाका था जहां आम नागरिकों ने भी भाग लिया था। अवध के अलावा अन्य किसी भी क्षेत्र में आम नागरिकों ने भाग नहीं लिया था। और दूसरी बात, 1857 का विद्रोह जो विद्रोही सिपाहियों के द्वारा किया जा रहा था, उस विद्रोही सिपाही में भी सबसे ज्यादा सैनिक अवध के ही थे। तो दो बात यहां पर, 1857 के विद्रोह से प्रभावित क्षेत्रों में कौन ऐसा क्षेत्र था जहां आम जनता ने भाग लिया? तो आंसर अवध। दूसरा प्रश्न, 1857 के विद्रोह में कौन ऐसा क्षेत्र था जहां से सर्वाधिक सैनिक भाग लिए? अवध। है क्लियर है? तो अब अवध में विद्रोह काफी जोर शोर से चला, लेकिन जिस जोर शोर से अवध में विद्रोह चला, उतनी ही बड़ी सेना कैंपबेल के नेतृत्व में लखनऊ तथा अवध के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए भेज दिया गया। और कैंपबेल से पहले लॉरेंस के नेतृत्व में सेना भेजा गया था और लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को दबाते हुए अंग्रेज अधिकारी लॉरेंस मारा गया। लॉरेंस के मारे जाने के बाद कैंपबेल के नेतृत्व में एक बड़ी सेना अवध आई और कैंपबेल के नेतृत्व में जो बड़ी सेना अवध आई, उस बड़ी सेना ने लखनऊ तथा अवध के क्षेत्र में विद्रोह को दबा दिया। और जब लखनऊ तथा अवध के क्षेत्र में विद्रोह दबाए जाने लगे, अब बेगम हजरत महल को लगा कि नहीं, विद्रोह दबा दिया जाएगा, तो बेगम हजरत महल भी भागकर नेपाल चली गई। कहां चली गई? नेपाल। बात कुछ समझ में आया? तो आइए एक सेकेंड, लखनऊ तथा अवध के क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल और उसका बेटा बिरजिस। अवध और लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? महकपरी के उपनाम से किसे जाना जाता? महकपरी के उपनाम से। लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को दबाते हुए कौन मारा गया? किसने दबा दिया? बेगम हजरत महल भागकर कहां चली गई? नेपाल चली गई। इसके बाद अवध के अंतिम नवाब कौन हुए? वाजिद अली शाह। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। अवध के अंतिम नवाब। अवध को कौन आधार पर ब्रिटिश भारत में मिलाया गया? कुशासन। कौन आधार पर? अवध को किस आधार पर ब्रिटिश भारत में मिलाया गया? कुशासन। कौन आधार पर? अवध को कौन आधार पर ब्रिटिश भारत में मिलाया गया?
किसने मिलाया? डलहौजी। किसने मिलाया? कब मिलाया? 1856। कब मिलाया? किस क्षेत्र में आम जनता ने पार्टिसिपेट किया? किस क्षेत्र में? सबसे ज्यादा सैनिक कहां? सबसे ज्यादा सैनिक, सबसे ज्यादा सैनिक। इतना बात याद हुआ? अब देखिए, ऑनलाइन वालों से रिक्वेस्ट है कि आप पीडीएफ निकाल करके पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और ऑफलाइन वालों से रिक्वेस्ट है कि आप पीडीएफ ले करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। कुछ ऐसी बातें हैं जो पीडीएफ में नहीं होगा, उसको हम आपको नोट डाउन करवा देंगे, समझ गए। और देखिए, आप 1857 का विद्रोह पढ़िए, या जो भी हम आपको पढ़ाएंगे, आप किसी भी परीक्षा का क्वेश्चन बैंक पलट करके बनाइएगा, आपसे 100% क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और सब लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे जो भी सहयोगी सदस्य है उनसे भी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है 4 बजे तक लोगों को बैठा दे, ताकि 4 बजे हम आए तो क्लास शुरू हो जाए। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, सबसे बड़ा चीज आप लोग हैं, समझ गए। आप लोग 4 बजे तक प्रयास कीजिए बैठ जाने का, ताकि क्लास शुरू हो जाए टाइम से। और कल कौन चीज का क्लास है? बायोलॉजी का क्लास है। ऑब्जेक्टिव लेकर के आइएगा, ठीक ना? हाँ, और पढ़िए, मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं, मेहनत कीजिए बढ़िया से। और देखिए, एक तरफ से लड़का लोग निकलिए, इधर से निकलिए, और इधर से जो है उधर से नहीं निकलना है। अरे कौन है स्टाफ सब जी? अरे क्या करते रहते? एक तरफ से निकालिए, एक तरफ से इंटर करेगा, अजीब वाले दोनों साइड से निकालते हैं। हाँ, तो इधर से निकलेगा, इधर से निकालिए। चलिए ठीक है, फिलहाल 1 ही घंटा क्लास हो रहा है, धीरे धीरे 2 घंटा भी होगा।